नमस्कार, एक बार फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हैं एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं BL सर आपका शिखर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आप कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। हम बिल्कुल बैक टू बैक आज फिर से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं कल वाली क्लास में एक छोटा सा वीडियो छोड़ गया था, मतलब छोटे कुछ क्वेश्चन छोड़ गया था। मैंने आपको एक क्रॉस मेथड बताया था, एक क्रॉस मेथड का प्रारूप समझाया था। अगर आपको वो क्रॉस मेथड का प्रारूप नहीं समझ में आया तो एक बार मेरी कल वाली वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद में आज जो क्वेश्चन करने वाले वो यहाँ पर कैसे डील होते हैं शुरू करते हैं एक बार कल वाले कंसेप्ट को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो? तो चलिए, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। आज जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं उन प्रश्नों का नाम है आय और बचत पर आधारित प्रश्न। मतलब एक बात मुझे बताइए, आय कब होती है, बचत कब होती है, खर्चा कब होता है? ये गणित अगर आपको समझ में आ गया ना दैनिक जीवन का, तो प्यारे विद्यार्थियों आइए समझो कि आपका जीवन सफल है। बात समझ रहे हो? एक बात मुझे बताइए, अगर कोई आदमी बिना कमाए कमाएगा ही नहीं तो मुझे बताइए वो खर्च कहाँ से करेगा? अब कमाएगा तभी तो खर्च करेगा, और कमाएगा तभी खर्च करेगा। तो कुछ भी लोग ऐसे होते हैं कि जो खर्च करने के बाद बचा भी लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर समझिए, मैं 3 बातें ले रहा हूँ, एक तो आय, एक बचत और एक खर्चा। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरी आय 100 रुपये है, और 100 रुपये में से मैंने 40 रुपये खर्चा कर दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, 100 में से 40 का खर्चा कर दिया, मेरे पास बच कितना आ रहा है? 60 बच रहा है। तो ये जो 60 है यही मेरी क्या है? बचत है। तो आज जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो अनुपातों के आधारित आय और बचत के पढ़ने वाले हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आय की बात करूं, ध्यानपूर्वक समझिए, अगर मैं बचत की बात करूं और अगर मैं खर्चे की बात करूं, इन तीनों में एक विशिष्ट रिलेशन होता है। वो रिलेशन समझिए आप प्यारे विद्यार्थियों। अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये में से 40 रुपये की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 60 रुपये का उसका खर्चा है। कैसे आए ये खर्चा? कि अगर मैं आय में से बचत को घटा दूं तो बराबर में खर्चा आएगा। मैंने क्या किया कि 100 रुपये में से बचत 40 को घटाया तो बराबर में 60 रुपये का इस आदमी का क्या है? खर्चा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी आय की बात करे और कोई आदमी खर्चे की बात करे और बराबर में बचत की बात करे, तो भी बिल्कुल सेम मेथड है कि अगर 100 रुपये कमा रहा है और कोई आदमी 60 रुपये का खर्चा कर रहा है, तो अगर मैं आय में से खर्चे को घटाऊं तो भी उसकी क्या आनी है? बचत आनी है। एक बात तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि आय जो होती है, आय उसमें से खर्चा हो चाहे बचतों में से घटता है। तो खर्चे को और बचत को अगर आय में से घटा दे तो उसकी आय में से खर्चे को घटाएंगे तो बचत आएगी, और बचत को घटाएंगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों कुछ कंसेप्ट और होते हैं। आप क्या करें, जैसे मान लीजिए अगर मैं खर्चे को और उस आदमी की बचत को जोड़ दूं तो बराबर में उस आदमी की क्या आएगी? आय। आप एक बात समझ पा रहे हो कि अगर कोई आदमी 60 रुपये का खर्चा कर रहा है और 40 रुपये की बचत कर रहा है, इसका मतलब मैं समझ गया कि दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों की आय है वो कितनी है? 100 रुपये। समझ लो, आय में से खर्चा घटता है, आय में से बचत भी घटती है, लेकिन बचत और खर्चा जुड़ता है तो उसकी आय बनती है। समझ रहे हो? इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। आप एक छोटी सी बातें थी, आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी, और अब शुरू करते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने देखिए, क्या लिखा हो कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है। P और Q की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय शब्द का मतलब होता है खर्चा। व्यय का मतलब भी क्या होता है? खर्चा ही होता है। और इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है, तो P की आय बतानी है। आपको ये कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक आदमी 6000 रुपये की बचत करता है तो इनकी आय बतानी है। किसकी आय बतानी है? P की आय बतानी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ, छोटे से क्वेश्चन के साथ। आपको मैंने कल एक क्रॉस मेथड बताया था, आप चाहो तो उस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्स वाई से भी कर सकते हो, आप चाहो तो बिना एक्स वाई के, बिना क्रॉस मेथड के, एकदम लॉजिक लगा करके, एकदम लॉजिक वाले प्रारूप से भी इस प्रश्न को डील कर सकते हो। ये चीज़ डिपेंड करती है आपके अपने नॉलेज पर, डिपेंड करती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपके सामने आऊँगा मैं 1 मिनट में, तैयार हो जाइए आप। प्रश्न क्या कह रहा है? P और Q 2 आदमी है। ये लीजिए साहब P है और ये लीजिए साहब Q है। अनुपात तो बीच में होता है ना, बीच में लिखा है। P और Q 2 आदमी है। इसने से बोला कि इन P और Q की जो आय का अनुपात है, आय का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ, जरा क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए, 3:4 है। इस 3:4 का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों
कि जो P है वो कितने रुपए कमाता है, 3 रुपए कमाता है। Q है वो कितने रुपए कमाता है, 4। I का मतलब कमाने तो होता है 4 रुपए कमाता है, तो P और Q की जो I का अनुपात हो 3:4 है। फिर इसने से बोला है कि तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय, और इस व्यय का मतलब था खर्चा करना, 2:3 है। एक बात मैं समझ पा रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझिए। P कितने रुपए कमाता है, 3। P 3 रुपए कमाता है, और प्यारे विद्यार्थियों P खर्चा कितना करता है, 2। तो जब ये 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्चा कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा जी यहाँ पर इस व्यक्ति की जो बचत है ना, बचत, वो बताइए बचत कितने रुपए की है, 1 रुपए की है। और ये जो आदमी है Q, ये 4 रुपए कमाता है, और 4 रुपए कमा के 3 रुपए खर्चा कर देता है। तो अगर कोई आदमी 4 कमाएगा, 3 खर्चा कर देगा, मतलब इस आदमी की बचत भी कितनी है, 1 है। एकदम धन्यवाद, एकदम वेरी गुड। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो आप। अब आपकी इस लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ इन दोनों व्यक्तियों की, P की और Q की, इन दोनों व्यक्तियों की जो बचत है ना, बचत वो समान है कि असमान है, समान है। समान कैसे, ये भी 1 रुपए का बचा रहा है और ये भी 1 रुपए बचा रहा है। मैं ये कह दूंगी दोनों में से प्रत्येक 1 रुपए की बचत करता है, जबकि एग्जाम्पल में आप देखिए दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपए की बचत करता है। तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 1 की बचत करता है। प्रश्न में दिया हुआ प्रत्येक व्यक्ति 6000 की बचत करता है, तो कहूंगा जी 1 की वैल्यू 6000 है। बचत बराबर बचत, 1 की बचत कर रहा है, प्रश्न में 6 की बचत कर रहा है, तो मैं कहूंगा जी 1 की वैल्यू 6000 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब 1 की वैल्यू 6000, तो आपको पूछा क्या गया है, आपको ये पूछा गया कि P की आय बताओ। तो P की आय कितनी है, 3 है। और भैया जब P की आय 3 है और 1 की वैल्यू 6000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हजार होगी, 18000। 6 तिया 18000, और यही इस P की क्या है, आय है, हमारा आंसर है। समझ रहे हो, मतलब चुटकियों में उत्तर आएगा भैया, चुटकियों में। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए 18000 ऑप्शन नंबर ग्रेजुएशन लेवल की 2003 के एग्जाम में प्रश्न पुटअप हुआ है, और 2003 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब मैं इस क्वेश्चन को उस क्रॉस वाले मेथड से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको क्रॉस वाला मेथड भी अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि क्रॉस मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर क्वेश्चन में लगने वाला है, हर जगह लगने वाला है। तो आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए, ये आदमी 3:4 के अनुपात में धन कमा रहे हैं, और ये आदमी 2:3 के अनुपात में खर्चा कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपए की बचत करता है, ये भी 6000 बचाता है और ये भी 6000 बचाता है। अच्छा, ये जो मैं अभी बता रहा था पहले, ये वाला कंटेंट आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बचत अलग अलग होगी, तो वहां नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे अनुपातिक तौर अलग होगा और संख्याएं अलग होंगी, तो फिर वहां तो एक क्रॉस मेथड ही काम करेगा। तो आप प्यारे विद्यार्थी मेरे पे विश्वास करिए, मेरी बात को मानिए, यहाँ पर हर जगह क्रॉस मेथड ही लगाइए आप। समझ रहे हो, तो क्रॉस मेथड लगाऊंगा तो बताओ 3 तिया बोलो 9, 4 दूनी 8, और 9 का जो 8 का जो गैप है वो कितना है, 1 ही तो होगा। 3 तिया 9 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 और 9 का जो गैप वो 1 है। फिर मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ, 6 तिया 18000, 6 दूनी 12000, और भैया 12000 का 18000 को जो गैप है वो भी कितना जा रहा है, 6000 है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 1 की वैल्यू 6000 है, 1 की वैल्यू 6000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हजार है, 18000 है, और यही हमारा आंसर है। समझ रहे हो, यही हमारा आंसर है। चलो इसी क्वेश्चन के साथ एक और बेहतरीन से क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके सामने अलग अलग बचत दी हुई हो तब, अलग अलग बचत दी हुई हो तब कैसे डील करें इस प्रश्न को। ध्यानपूर्वक समझिए, अलग अलग बचत का क्वेश्चन है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिए जरा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है, और फिर कह रहा है कि तथा उनके व्यय का अनुपात है जो 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिए। ए और बी माना मैंने 2 व्यक्ति, ए और बी माना मैंने 2 व्यक्ति, और ये कह रहा है कि इन दोनों की आय का जो अनुपात है, आय की बात कर रहा है, आय का जो अनुपात है वो देख के बोलिए कितना अनुपात कितना है, 5:3 है। मतलब ए अगर 5 रुपए कमाता है तो बी कितने रुपए कमाता है, 3 रुपए कमाता है। तो ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 5:3 है। फिर इसने से बोला कि यदि उनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब था खर्चा, यदि उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 9:5 है, 9:5। अब एक चीज तो आप यहीं पे समझिए, कोई आदमी 5 रुपए कमा रहा है तो 9 कहाँ से खर्चा करेगा, मुझे बताइए। कर्जा करेगा वो तो,
और कर्जा करेगा तो उसकी जीवन नैया पार नहीं होनी है, क्योंकि वो कर्ज में डूबा रहेगा, ब्याज चुकाता रहेगा, वो चुकाएगा, नहीं चुक पाएगा, उसके आने वाली औलाद चुकाएगी, फिर ही नहीं चुक पाएगा, और जिंदगी भर बस यूं ही डिप्रेशन में, तनाव में, कर्ज चुकाते चुकाते पूरा हो जाएगा। आप एक बात समझिए, जब 5 कमा रहा है 9 खर्चा कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अनुपातों का गैप बराबर कर लें, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग मेथड, वो बाद में सीखेंगे हम। तो अनुपातों का गैप भी बराबर नहीं कर सकते भैया, क्योंकि यहाँ पे जो बचत दी हुई है अलग अलग दी हुई, तो कोई बात नहीं, आप जैसे दी हुई वैसे के वैसे लिखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे के वैसे लिखो। आपको दिया गया है कि यदि वे कर्म से 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, मतलब ये जो आदमी है ये तो 1300 रुपये बचाता है, ये जो आदमी है ये 900 रुपये बचाता है, ये जो आदमी 1300 बचाता है और ये जो आदमी 900 बचाता है। क्रॉस मेथड लगाऊंगा, अब वर्बली आपका क्रॉस मेथड का जवाब आना चाहिए 55 25 29 27, और 29 27 का और 25 का जो गैप है वो कितना है, 2 है। कहाँ से है पता लग रहा है, मतलब 29 27 का और 25 का जो गैप है वो 2 है। अब यहाँ पे गुणा करिए, 9 नाम 81 और 13 पंजो 65, और 8100 का 6500 का गैप करेंगे तो 70 80 16, मतलब 1600 आया। 1600 कहाँ से है पता लग रहा है, मैं दोबारा गुणा कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि 9 को 9 से गुणा किया, 9 नाम 8100 आया। मैंने 13 को 5 से गुणा किया, 13 पंजो 65 और 2 0 6500 आया। मैं क्या करूँगी, घटाऊंगा ना, 0 0 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से गया तो 1 1600 आया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला कंटेंट आप समझ सकते हो ना, कि जब 2 की वैल्यू 1600 है तो मैं 2 को और 1600 काट दूंगा, 1 की वैल्यू कितनी है 800 है, 1 की वैल्यू 800 है। एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखिए क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक क्या है बतानी है, तो भैया 1 की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू 8 पंजू 40 4000 है, 3 की वैल्यू 8 थी 2400, तो जिस ऑप्शन में 4000 और 2400 है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है पहला 4000 रुपये, 2000 400 रुपये, 3000 रुपये, 1800, 5000, 3000, 4500, 2700, तो पहले ही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के बारे में तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, इन प्रश्नों के बारे में तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ आगे की ओर, है ना, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ मोस्ट क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं, ध्यानपूर्वक समझ। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा होता है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन का प्रारूप कुछ हट के ट्रिक्स से करते हैं हम। मैं एक्स वाई से बता रहा हूँ, एक बार एक्स वाई समझिए। प्रश्न आपके सामने जरा स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 2 अनुपात 11 अनुपात 15 के दोनों मध्यों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात 2 अनुपात 3 बन जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 संख्याएं थी हमारे पास, मान लीजिए मैं 2 संख्याओं को पहली संख्या दूसरी संख्या मानी, मैंने पूरा प्रारूप एक्स वाई से बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। मैंने माना कि पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं को जो अनुपात है वो 11 अनुपात 15 दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी संख्या 15 है, समझ रहे हो, पहली संख्या 11 है तो दूसरी संख्या 15 है। इसने से बोला कि दोनों मध्यों में से दोनों अनुपातों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह अनुपात 2 अनुपात 3 बन जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें से x घटाया जाए, तो आप ये कह दोगे ना कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर होता है 11 बटा 15, और अगर मैं इस संख्या में से x घटाऊंगा, इस संख्या में से x घटाऊंगा, तो दोनों संख्याओं में से x घटाया जाए, दोनों मध्यों में से समान संख्या घटाई जाए, तो अब ये जो अनुपात हो 2 अनुपात 3 हो जाता है, और 2 अनुपात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बटा 3, समझ रहे हो, 2 अनुपात 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 बटा। अब देखो जो चीज पूछता ना वही तो x मानेंगे ना। इसने से पूछा कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मैं यहाँ पे x मानूंगा ना, कौन सी संख्या घटाई दूंगा, x घटा रहा हूँ। अब इसके आगे आपको क्रॉस मेथड करना आता ही है, तो बताइए 11 तिया 33 माइनस 3x और 15 दूनी 30 और 2 को x से गुणा करूँगा तो माइनस का 2x। प्यारे विद्यार्थी, ये माइनस का 3x है और ये माइनस का 2x है। अगर मैं इस 3x माइनस को उठा के उधर ले जाऊँ तो ये बराबर में प्लस का x बच जाएगा, और अगर मैं 30 को उठा के इधर ले आऊँ तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई, x की वैल्यू 3 आई, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ D, मतलब इन दोनों मध्यों में से क्या घटाया जाए 3 घटाया जाए, समझ लो। इसके अलावा एक क्रॉस मेथड और है, वो समझिए आप। आपको ये कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात 11 अनुपात 15 का अनुपात था, इसने से पूछा कि इन दोनों में क्या घटाया जाए कि ये अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाए। यही तो हमारा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक बात मुझे बताओ, शुरुआत में अनुपात कौन सा था 11 और 15,
अब कौन सा है 2 और 3। तो यहाँ से एक बात समझिए, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये तो है पूर्व अनुपात, पहले वाले अनुपात, और ये है वर्तमान अनुपात, बाद वाले अनुपात। समझ लीजिए कब हुआ, ये गठाने के बाद हुआ परिवर्तन। तो आप क्या करें, इसका एक पैटर्न होता है, छोटा सा पैटर्न होता है, मैं लिख देता हूँ कि वज्र गुणा करो इनको और इनको वज्र गुणा करके और वज्र गुणा का अंतर कर दो आप, और वज्र गुणा का अंतर करके बट्टा में जो बाद वाला अनुपात है, बाद वाला अनुपात और बाद वाला जो अनुपात है उन अनुपातों का अंतर कर दो, और कुछ नहीं करना है, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 11 तिया 33 और 15 दूनी 30, इनका जो अंतर है वो तो भैया 3 है। बात समझ रहे हो। वज्र गुणा करूंगा तो 11 तिया 33 15 दूनी 30, इनका जो गैप है वो तो 3 है, वज्र गुणों का अंतर। और बाद वाले अनुपातों की बात कर रहा हूँ तो 2 का 3 का गैप तो 1 है, तो मैं बट्टा में 1 लगा भी दूंगा, तो भी बताओ उत्तर कितना आया, 3 है। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब प्रत्येक पद में, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक अनुपात में, प्रत्येक मद में जो भी घटाया जाएगा वो 3 घटाया जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका वहम निकाल सके हम कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे कैसे डील हो सकता है। ये क्रॉस मेथड था, ये एक्स मेथड था। इसके अलावा एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट से मतलब है, हमें टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक बार देखिए, अनुपात 7:11 में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़े। प्यारे विद्यार्थियों, कोई गारंटी नहीं कि संख्या घटवाएगा, ये संख्या जोड़ भी सकता है, ये संख्या घटवा भी सकता है। जोड़े से घटे, हम दोनों जगह एक ही प्रारूप काम में लेने वाले हैं। इसने से बोला कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का जो अनुपात, वो अनुपात है 7:11, मतलब दो संख्याओं का अनुपात है 7:11। अब क्या बोला है, इसने बोला कि दोनों में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात हो 3:4 हो जाए। मैंने लिख दिया जी 3:4। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वज्र गुणा करूं, वज्र गुणों का अंतर करूं तो 7 चौक 28, 11 तिया 33 और 28 का और 33 का जो अंतर होता है वो कितना होता है 5। 5 कहां से है पता लग रहा है, दोबारा समझ लीजिए। 7 चौक 28, 11 तिया 33, 28 का और 33 का जो गैप है, गैप वो कितना है 5 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, बाद वाले अनुपातों का अंतर भी देखना है, तो बाद वाले अनुपात तो 3 और 4 है, इनका अंतर तो 1 है, तो बाद वाले अनुपातों का अंतर 1 का भाग दूंगा तो बताओ ये कितना आएगा 5 आएगा। मतलब जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो कितनी है 5 ही है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया था और मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिए, इसने से बोला है कि देखिए जरा 2:5 के अनुपात में, 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 के बराबर हो जाए। तो आप कृपया चुटकियों में उत्तर करिए। 2:5, दो संख्याओं का अनुपात था 2:5, और प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, मतलब जोड़ने वाली संख्या की बात करें, क्या जोड़ा जाए कि यह 5:6 हो जाए। तो मैंने लिख दिया जी 5:6। अब भैया आप क्या करेंगे, क्रॉस मेथड करेंगे। तो देखो 6 दूनी 12 और 25, 25 का 12 का जो गैप हो 13 है। पता लग रहा है 13 कहां से है, 25 का 12 का जो गैप हो 13 है। 5 का 6 का जो गैप है वो 1 है। तो बताइए 13 एकम 13, मतलब 13 ही जोड़े जाने वाली संख्या है, 13 ही घटाई जाने वाली संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कहा था ना आज आपको आते, कल भी कहा था, मैं बिल्कुल रोज अब आपके सामने छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा, इतने लंबी नहीं, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो, लंबा समझते हो बोर। बात समझ रहे हो। थोड़े दिन की बात है, फिर हम लाइव आने लग जाएंगे। लाइव आने के बाद में आपके कमेंट्री में पढ़ता रहूँगा, आप क्या देखते हो, क्या गुजारिश है आपकी, क्या चाहते हो मेरे से। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको ऑफलाइन कोचिंग के बजाय ऑनलाइन में ही सब कुछ मिले। पर प्यारे विद्यार्थियों, कुछ दिनों की बात है, मैं फिर रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा, रीजनिंग भी, मैथ भी, दोनों की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। दोनों के बैक टू बैक क्लासें होने वाली है और प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से होने वाली है। मतलब आप बिना किसी इंस्टीट्यूट बाहर जाने की बजाय यहाँ घर बैठ करके भी एक बेहतरीन मौके के साथ अच्छी तैयारी को अंजाम दे सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना। अब कुछ विद्यार्थी क्या होता है ना कि डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे, तो वह अनुपात बराबर समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है ना कि कोई भी सीडी टू सीडी अगर कोई चीज़ चलती है तो ज़्यादा बेटर समझ में आती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप मेरे हर वीडियो में से प्रत्येक में कंटेंट के अकॉर्डिंग पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो बिल्कुल क्रम से देखिए।
क्रम से देखेंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा अनुपात अनुपात। अब मैं चाहता हूँ कि आज के लिए तो मैं विदा लेता हूँ आपसे। अब मैं कल मिलता हूँ आपसे फिर इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।